गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे कॉलन पिस्टल इंटरेक्शन। इंटरेक्शन का मतलब होता है कि जब दो तरह के स्ट्रक्चर्स या दो तरह के ऑर्गेनिज्म एक दूसरे के साथ आदान प्रदान, लेन देन या फिर एक तरह का कम्युनिकेशन रखते हैं, उसको इंटरेक्शन कहते हैं। ठीक है, अब कॉलन और पिस्टल में किस तरह का इंटरेक्शन होता है वो भी हम स्टडी करेंगे। चलो, उससे पहले कल हम ये देखते हैं कि कल हमने पढ़ा था 2 दिन में पॉलिनेशन के बारे में। एक तो ये जो पॉलिनेशन के अलग अलग मेथड्स हमने पढ़े। देखो, पॉलिनेशन अगर हो जाता है, पॉलन ग्रेन अगर स्टिग्मा के ऊपर पहुंच जाता है, तो भी जरूरी नहीं कि वो प्रोसेस सक्सेसफुल हो जाए। ठीक है, यानी कि अगर ये एक फिलामेंट है और ये एक एंथर है और इसके डेहिसेंस की वजह से पॉलन ग्रेन रिलीज होता है, तो ये पॉलन ग्रेन जाकर जब स्टिग्मा के ऊपर गिरेगा, अगर वो उसी फ्लावर का है, फ्लावर बाइसेक्सुअल है, तो जरूरी नहीं कि वो कैसा हो जाए, वो फर्टिलाइजेशन हो जाए। जरूरी नहीं कि पॉलन ग्रेन यहाँ पर गिरकर जर्मिनेट हो जाए। उसका कारण ये भी हो सकता है कि वो सेल्फ इनकम्पैटिबल हो सकता है। कल हमने आउटब्रीडिंग डिवाइस में पढ़ा था कि कुछ फ्लावर्स ऐसे होते हैं जो कि सेल्फ इनकम्पैटिबल होते हैं। सेल्फ इनकम्पैटिबल का मतलब है कि अपना पॉलन ग्रेन अगर गिरेगा तो जर्मिनेट नहीं होगा। अपने ही स्पीशीज़ के किसी और फ्लावर पर, जो किसी और प्लांट पर लगा हो, वो अगर आकर गिर जाए पॉलन ग्रेन, तब वो जर्मिनेट हो गए। इस प्रोसेस को सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी कहते हैं। इसके अलावा जो स्टिग्मा है उस पर अगर किसी और स्पीशीज़ का पॉलन ग्रेन आकर गिर जाए तो भी वो जर्मिनेट नहीं होगा। देखो, सारे प्लांट्स एक साथ इस अर्थ पर प्रेजेंट हैं, सब अपने पॉलन ग्रेन को रिलीज कर रहे हैं एयर में। ठीक है, या फिर जो पॉलिनेटिंग एजेंट्स अलग अलग स्पीशीज़ के पॉलन ग्रेन्स को कैरी करते हैं, है ना, एक बार में एक को तो कैरी नहीं करते। तो इसका मतलब जो पिस्टिल है, पिस्टिल के ऊपर जो स्टिग्मा है, उसके पास ये एबिलिटी है कि वो रिकॉग्नाइज कर सके कि मेरी वाली स्पीशीज़ का पॉलन ग्रेन ही आया है या नहीं, और अगर मेरे वाले का ही आया है तो उसी को जर्मिनेट करने के लिए अलाउ करना है। इसका मतलब पॉलन में और पिस्टिल में एक तरह का कम्युनिकेशन लगातार चलता रहता है ना, कुछ केमिकल कंपोनेंट्स के थ्रू, कि अच्छा अब सही वाला पॉलन ग्रेन आकर गिर गया, अब उसको अलाउ कर दो, है ना। अलाउ करने का मतलब ये होता है कि वो जर्मिनेट होता है। जैसे सपोज यहाँ पॉलन ग्रेन गिरा, तो ये पॉलन ग्रेन क्या बनाएंगे, पॉलन ट्यूब, और ये पॉलन ट्यूब इस स्ट्रक्चर में से, जिसे कहते हैं स्टाइल, और ये है स्टिग्मा, ये है ओवरी। स्टाइल के थ्रू होती हुई ये जो पॉलन ट्यूब है ये नीचे तक जाती है, ओवरी तक, और ओवरी में जाने के बाद वो किस में जाएगी, ओव्यूल के अंदर। ओव्यूल के अंदर जैसा कि हम जानते हैं कि वहाँ किस तरह का स्ट्रक्चर होता है, 7 सेल 8 न्यूक्लिएट। ठीक है, अब देखो, इससे पहले के चैप्टर्स में हमने क्या क्या पढ़ा था। इससे पहले हमने ये पढ़ा था कि नीचे की तरफ 2 सेल्स होते हैं जिनको हम कहते हैं सिनर्जिड्स। यहाँ पर एक सेल होता है जिसका नाम है एग सेल, जहाँ ये बीच वाले सेल को कहते हैं सेंट्रल सेल। ये 2 न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं, इनको कहते हैं पोलर न्यूक्लियाई। ऊपर की तरफ 3 सेल्स प्रेजेंट होते हैं जिनको कहते हैं एंटीपोडल्स। ये एक ओव्यूल का स्ट्रक्चर है। नीचे वाला जो एंड होता है इसको कहते हैं माइक्रोफाइलर एंड, और ऊपर वाले एंड को कहते हैं चरादल एंड।
ठीक है। तो पॉलन ट्यूब इस साइड से एंटर करती है और एंटर करने के बाद क्या होता है कि वो इनमें से एक सिनर्जेट में एंटर कर जाती है। इस प्रोसेस में उसको गाइड करते हैं कुछ हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स जिनको नाम दिया जाता है फिलीफॉर्म एपेरेटस। ठीक है। फिलीफॉर्म एपेरेटस क्या करते हैं, यहाँ से आने वाले जो पॉलन ट्यूब है उसमें जो मेल गैमीट्स हैं उनको ऊपर की तरफ गाइड करता है कि पहले आप एंटर करो इस सिनर्जिड में, फिर आप जाओ एग सेल की तरफ। और जैसा कि तुम जानते हो कि पॉलन ग्रेन्स जब शेड होते हैं तब उनके अंदर कितने सेल्स होते हैं, उनके अंदर दो कंडीशंस हैं। या तो उनके अंदर प्रेजेंट होंगे तो 2 सेल स्टेज में रिलीज होंगे, जिनमें से एक होगा जनरेटिव सेल और एक होगा वेजिटेटिव सेल। या फिर अगर वो 3 सेल स्टेज में होते हैं तो ऐसा हो सकता है कि वेजिटेटिव सेल के अलावा जनरेटिव सेल 2 सेल में डिवाइड हो जाता है। एक को कहते हैं मेल गैमीट 1, दूसरे को कहते हैं मेल गैमीट। ठीक है। Mg1 का मतलब है मेल गैमीट 1, Mg2 का मतलब है मेल गैमीट 2, V का मतलब है वेजिटेटिव सेल, ठीक है, और G का मतलब है जनरेटिव सेल। और ये जो दोनों सेल्स होते हैं मेल गैमीट्स होते हैं, मेल गैमीट 1, मेल गैमीट 2, इनका फंक्शन क्या होता है कि एक फ्यूज करेगा एग सेल के साथ और दूसरा फ्यूज करेगा किसके साथ, पोलर न्यूक्लियस के साथ। ठीक है। अब देखो जिन स्पीशीज में सिर्फ 2 सेल स्टेज में रिलीज होता है पॉलन ग्रेन, उसमें क्या होता है कि ये जो जनरेटिव सेल है वो मेल गैमीट 1 और मेल गैमीट 2 में कब डिवाइड होता है, तो कब डिवाइड होता है जब यहाँ पर ये पॉलन ट्यूब नीचे की तरफ आ रही होती है ना। इसमें नीचे की तरफ ट्रेवल करते करते जनरेटिव सेल 2 मेल गैमीट्स में डिवाइड हो जाता है। अदरवाइज अगर उसमें पहले से 3 सेल्स मौजूद हैं, 1 2 3, तब तो वो इसी कंडीशन में रहता है। चलो अब हम बढ़ते हैं आगे। देखो पेज 33 पर इन्होंने जो फर्स्ट पैराग्राफ है इसके लास्ट लाइन में एक बात लिखी है, द नॉलेज गेन्ड इन दिस एरिया वुड हेल्प द प्लांट ब्रीडर इन मैनिपुलेटिंग pollen pistil interaction even in incompatible pollination to get desired hybrids। देखो अभी अभी मैंने ये बताया था कि पॉलन ग्रेन का यहाँ पर गिरना और इसके अलावा पॉलन ट्यूब का नीचे तक पहुँचना, पॉलन मेल गैमीट्स का इस पूरे स्ट्रक्चर में एंटर करना फर्टिलाइजेशन के लिए, इन सारे प्रोसेस को पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन कहते हैं। अगर हम एक बार ये समझ जाए कि इंटरेक्शन कैसे होता है और वो कौन से केमिकल कंपोनेंट्स हैं जिनके थ्रू ये कम्युनिकेशन पॉलन ग्रेन में और इस स्ट्रक्चर में बना रहता है, तो हम क्या कर सकते हैं, हम उन हाइब्रिड्स को भी बना सकते हैं जो कि इनकम्पैटिबल है, यानी उसी स्पीशीज़ के दूसरे प्लांट्स को ही फर्टिलाइजेशन तो होता ही है, बल्कि उसके अपने पॉलन ग्रेन्स जो कि नॉर्मल कंडीशन में इनकम्पैटिबल थे उनका फर्टिलाइजेशन करा सकते हैं। दूसरी स्पीशीज़ का उनका भी फर्टिलाइजेशन कराया जा सकता है, कम्युनिकेशन उनमें बनाया जा सकता है। इस तरह से हम क्या बना पाएंगे, 2 अलग अलग स्पीशीज़ के बीच के हाइब्रिड बना पाएंगे। इसके बाद हम बढ़ते हैं आगे। देखो इसके नेक्स्ट जो पैराग्राफ है इसमें इन्होंने एक एक्टिविटी दी है जिसमें ये लिखा है कि पी चिकपी क्रोटोलेरिया बाल्सम एंड विंका की मदद से हम क्या कर सकते हैं, पॉलन जर्मिनेशन देख सकते हैं, पॉलन जर्मिनेशन। और उसके लिए क्या जरूरी है, एक शुगर सॉल्यूशन जरूरी है। वैसे इस तरह के एक्सपेरिमेंट्स में वाटर को भी लिया जा सकता है, लेकिन न्यूट्रिएंट मीडियम सॉल्यूशन जिसमें सॉल्ट या फिर शुगर प्रेजेंट होती है, ज़्यादातर शुगर ही ली जाती है, वो क्या करती है, पॉलन्स को जर्मिनेट होने में हेल्प करती है। ऐसा इसीलिए क्योंकि पॉलन ग्रेन जब स्टिग्मा के ऊपर जाकर गिरते हैं तो वहाँ पर उन्हें इसी तरह के सब्सटेंस मिलते हैं, शुगर लाइक सब्सटेंस, जो कि उन्हें जर्मिनेट करने में हेल्प करते हैं। तो अगर हम एक स्लाइड लें और स्लाइड के ऊपर पॉलन ग्रेन्स रखें साथ में शुगर सॉल्यूशन और उसको 30 मिनट्स तक छोड़ दें, और हम कुछ समय के बाद 30 मिनट्स के बाद अगर ऑब्जर्व करें 45 मिनट्स के बाद, तो माइक्रोस्कोप में लो पावर में देखने में ये नज़र आएगा कि
कि अब उसमें से पॉलन ट्यूब्स बाहर निकलने लगी है। जब पॉलन ग्रेन का स्ट्रक्चर हम पढ़ रहे थे तो मैंने ये बताया था कि जो एक्साइन और इंटाइन है उसमें एक पर्टिकुलर पोजीशन पर नहीं होती है। उस छोटे से पोर या पोजीशन को नाम देते हैं जर्म पोर, जहाँ से पॉलन ट्यूब निकलती है। ठीक, तो जब जर्मिनेशन होगा पॉलन ट्यूब उस जर्म पोर से बाहर आएगी। अब हम बढ़ते हैं आगे। देखो नेक्स्ट पैराग्राफ में इन्होंने बताया प्लांट ब्रीडिंग के बारे में। क्या होती है प्लांट ब्रीडिंग? प्लांट ब्रीडिंग का मतलब होता है दो अलग अलग सुपीरियर ब्रीड्स को लेकर उनके गैमीट्स के बीच में फर्टिलाइजेशन यानी कि सिंगेमी कराना। सिंगेमी शब्द का मतलब होता है गैमीट्स की फर्टिलाइजेशन, और उस फर्टिलाइजेशन के द्वारा अपने डिजायर्ड कैरेक्टर्स के कॉम्बिनेशन वाले सीड्स बनाना, जिसको हम आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन भी कहते हैं। आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन, ये वाली जो टर्म है ये हम क्लास 9th में भी पढ़ चुके हैं। आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन का मतलब होता है आर्टिफिशियल मीन्स मैन मेड, हाइब्रिडाइजेशन मीन्स हाइब्रिड्स को बनाना। और हाइब्रिड्स कैसे बनते हैं? जो दो अलग अलग स्पीशीज या दो अलग अलग वेराइटीज जिनको स्ट्रेन्स या ब्रीड्स भी कहते हैं, उनके गैमीट्स को फ्यूज कराया जाता है आर्टिफिशियल। अब देखो कैसे कराएंगे। सपोज करो ये एक फ्लावर है और इस फ्लावर के अंदर मेल और फीमेल स्ट्रक्चर्स दोनों हैं, यानी कि फ्लावर बाइसेक्सुअल है ना। तो अब ये वाला जो स्ट्रक्चर है जिसको कि पिस्टिल या कार्पेल कहते हैं, इससे पहले कि ये अपने ही पॉलन ग्रेन की डस्टिंग से सेल्फ फर्टिलाइज हो जाए, ठीक है, हम ये मान रहे हैं कि ये सेल्फ इनकम्पेटिबल नहीं है, कंपेटिबल है, यानी कि अपने पॉलन ग्रेन भी ले सकता है। उससे पहले हम क्या करते हैं कि इसके जो ये स्ट्रक्चर हैं जिनको हम कहते हैं स्टेमेन यानी कि मेल पार्ट, इनको यहाँ से कट करके अलग कर देते हैं। क्यों कट कर रहे हैं हम? इसीलिए कट कर रहे हैं कि अगर ये यहाँ पर रहे तो इसका जो एंथर होगा इसके अंदर से पॉलन ग्रेन्स रिलीज हो जाएंगे और ये इसी को फर्टिलाइज कर सकते हैं। तो पहले से हम इसको कट करके अलग कर देते हैं। इस प्रोसेस को कहते हैं इमैस्कुलेशन। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप इन्होंने लिखा है बैगिंग। बैगिंग का मतलब ये होगा कि इसके चारों तरफ हम एक बटर पेपर का कवर लगा देंगे। बटर पेपर वो पेपर होता है जो बटर के चारों तरफ लगा हुआ आता है, मार्केट से जब खरीदा हुआ केक के रूप में जब आता है अमूल बटर या कोई और ब्रांड, तो उसमें तुमने देखा होगा। बैगिंग का मतलब है उस तरह के बहुत ही फाइन पेपर से हम इसको कवर कर देते हैं। कवर करने का उद्देश्य ये है कि इसके ऊपर अनवांटेड पॉलन ग्रेन आकर ना गिरे, ना तो इसकी अपनी स्पीशीज का ना किसी और स्पीशीज का, और सिर्फ वही पॉलन ग्रेन आकर गिरे जिसको कि हम रियल में गिराना चाहते हैं, दूसरे प्लांट का जिसका हम इसके साथ हाइब्रिडाइजेशन कराना चाहते हैं। तो इस तरह के कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट्स जो होते हैं जिसको कि ह्यूमन बींग्स अपने हिसाब से फर्टिलाइजेशन कराते हैं कि अनवांटेड को पहले हटा दिया, उसके बाद उसी पॉलन ग्रेन्स को लाकर उसकी डस्टिंग करी स्टिग्मा पे जो कि डिजायर्ड पॉलन ग्रेन है, उसको आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। इस प्रोसेस के द्वारा क्या होता है फिर जो पॉलन ग्रेन हम स्टिग्मा के ऊपर डस्ट करेंगे, डस्ट करने का मतलब ऊपर से गिराएंगे, वो क्या करेंगे, वो यहाँ जर्मिनेट होंगे और उनकी पॉलन ट्यूब नीचे तक मेल गैमीट्स को लेकर आएगी, फर्टिलाइजेशन होगा, जाइगोट बनेगा, जाइगोट के बाद एम्ब्रियो बनेगा, यानी कि सीड्स मैच्योर हो जाएंगे। तो इस तरह के सीड्स बनेंगे जिनके पास कैसी विशेषता होगी, दो अलग अलग स्ट्रेन्स या ब्रीड्स की होगी, है ना। इस तरह से हमारे पास एक ऐसी ब्रीड बनेगी जिसमें दो अलग अलग टाइप के ब्रीड के कैरेक्टर्स होंगे, ठीक है, इसीलिए इसे हाइब्रिड या फिर आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन कहा जाता है। प्लांट ब्रीडिंग का मैकेनिज्म यही है। चलो अब हम बढ़ते हैं आगे। देखो 33 पेज के बॉटम में लिखा है इफ द फीमेल पेरेंट प्रोड्यूसेस यूनिसेक्सुअल फ्लावर,
अगर यूनिसेक्सुअल फ्लावर है फीमेल के केस में, जैसे अगर ये एक फ्लावर है जिसके पास सिर्फ स्टिग्मा स्टाइल ओवरी है, स्टेमेन नहीं है, तब हमें सेल्फ फर्टिलाइजेशन का कोई डर नहीं है, तब बैगिंग की जरूरत नहीं है। जब मेल स्ट्रक्चर है ही नहीं तो रिमूव क्या करोगे, ठीक है। लेकिन इसकी बैगिंग अभी भी जरूरी है, यानी कि सिर्फ तभी फर्टिलाइजेशन होगा जब हम चाहेंगे, जब हम पॉलन ग्रेन्स के ऊपर गिराएंगे तभी वो आकर सेटल होंगे और जर्मिनेट करके पॉलन ट्यूब बनाएंगे। चलो अब हम बढ़ते हैं आगे, पेज 34। नेक्स्ट टॉपिक है डबल फर्टिलाइजेशन। डबल फर्टिलाइजेशन, अभी अभी तुमने देखा कि जेनरेटिव सेल के द्वारा दो मेल गैमीट्स बनते हैं, मेल गैमीट 1 और मेल गैमीट 2। मेल गैमीट 1 फ्यूज करता है एग सेल के साथ और बनाता है जाइगोट, और मेल गैमीट 2 फ्यूज करता है किसके साथ, पोलर न्यूक्लियाई के साथ। और पोलर न्यूक्लियाई कहाँ पर प्रेजेंट है, सेंट्रल सेल में। और उसके द्वारा वो क्या बनाते हैं, उसके द्वारा बनाते हैं प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल, ठीक है। कई जगह इसको प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल की जगह प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस भी लिखा हुआ है। अब देखो, दो मेल गैमीट्स इन्वॉल्व होते हैं, यानी कि फर्टिलाइजेशन 2 बार हो रहा है, तो इसीलिए हम ये भी कहते हैं कि जो एंजियोस्पर्म्स होते हैं फ्लावरिंग प्लांट्स, उनको उनके अंदर डबल फर्टिलाइजेशन होता है। अब ये जो दूसरा वाला केस है, इसमें मेल गैमीट न्यूक्लियस का मेल गैमीट का एक न्यूक्लियस, और पोलर न्यूक्लियाई में कितने न्यूक्लियर प्रेजेंट होते हैं, 2। सेंट्रल सेल में 2 न्यूक्लियर प्रेजेंट हैं, तो 1 और 2 3 न्यूक्लियस है ना, 3 न्यूक्लियस का फ्यूजन सेकेंड टाइम होता है। तो इसीलिए इस सेकंड वाले प्रोसेस को हम कहते हैं ट्रिपल फ्यूजन। दिस सेकंड स्टेप इज नोन एज ट्रिपल फ्यूजन। और फर्स्ट वाला जो प्रोसेस है जिसमें कि मेल गैमीट और ये फीमेल गैमीट जिसको एग सेल कहते हैं, ये फ्यूज करते हैं, इस प्रोसेस को कहते हैं सिंगेमी। तो पहले फर्टिलाइजेशन को कहते हैं सिंगेमी, दूसरे को कहते हैं ट्रिपल फ्यूजन। और इसीलिए इस प्रोसेस को जो कि एंजियोस्पर्म्स में होता है उसको हम कहते हैं डबल फर्टिलाइजेशन। अब देखो, तुम ये देख रहे हो कि यहाँ जाइगोट बना। जाइगोट एक पहला सेल है, पहला डिप्लॉयड सेल है एक ऑर्गेनिज्म की लाइफ में, जिसके पास क्रोमोसोम के 2 सेट हैं, यानी कि वो डिप्लॉयड है। अब जाकर इसमें क्या स्टार्ट होगा, माइटोसिस। माइटोटिक डिवीजन के द्वारा उसमें सेल्स बहुत तेजी से बनते हैं, और उन सेल्स के अरेंजमेंट से फिर उन सेल्स के फेट डिसाइड होते हैं कि कौन सा सेल कौन से टाइप का टिश्यू बनाएगा। शुरू में तो सारे ही सेल्स मेरिस्टेमेटिक होते हैं, लेकिन फिर धीरे धीरे उनकी जोन्स डिसाइड होती हैं कि कौन सी जोन वाले डेस्टाइन्ड, ये वर्ड सुनो, DESTINED, डेस्टाइन्ड है। डेस्टाइन्ड का मतलब है कि किसकी किस्मत में क्या है ना, कौन क्या पार्ट बना है। तो जाइगोट जब मल्टीपल माइटोटिक डिवीजन होते हैं उसके बाद एक स्ट्रक्चर बनाता है जिसको कहते हैं एम्ब्रियो, और वो एम्ब्रियो फिर क्या बनाता है, कंप्लीट एम्ब्रियो तो सीड में प्रेजेंट होता है ना। और फिर जब सीड जर्मिनेट होगा, जर्मिनेट होने के बाद वो बनाएगा एक प्लांटलेट, यानी कि छोटा सा प्लांट, और फिर वो ग्रो होके एक एडल्ट प्लांट बनता है, यानी उसके अंदर वेजिटेटिव ग्रोथ होती है। अब देखो, अब हम बढ़ते हैं इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जिसका नाम है पोस्ट फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर्स एंड इवेंट्स।
पोस्ट फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर्स एंड इवेंट्स। अब फर्टिलाइजेशन दोनों हो गई, मेल गैमेट 1 से पहली और मेल गैमेट 2 से दूसरी। उसके बाद क्या होगा, देखो एक से बनेगा एम्ब्रियो और एक से बनेगा एंडोस्पर्म। तो अब देखो पहले इन्होंने दिया है एंडोस्पर्म। एंडोस्पर्म से क्या होता है देखो एंडोस्पर्म के फॉर्मेशन का जो प्रोसेस है ये प्री न्यूक्लियर डिवीजन वाला प्रोसेस है। प्री न्यूक्लियर डिवीजन, प्री न्यूक्लियर डिवीजन का मतलब है कि वहाँ पर जो एंडोस्पर्म बनेगा प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस से, उसमें न्यूक्लियस के डिवीजन होते चले जाते हैं बिना सेल्स बने। अभी अभी हमने क्या देखा था, मेल गैमीट 2 प्लस पोलर न्यूक्लियस गिव राइज टू प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस यानी कि PEN। ठीक है, अब ये PEN के अंदर होते हैं रिपीटेड माइटोटिक डिवीजन। माइटोसिस नाम के प्रोसेस से सेल डिवीजन होता है, लेकिन सिर्फ कैरियोकाइनेसिस होता है यानी कि न्यूक्लियस का डिवीजन होता है। साइटोकाइनेसिस यानी कि सेल वॉल फॉर्मेशन नहीं होता, जिस वजह से वहाँ क्या हो जाता है, मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन पैदा हो जाती है। न्यूक्लियर डिवीजन, और इसका परफेक्ट एग्जाम्पल क्या है, इसका परफेक्ट एग्जाम्पल है कोकोनट। कोकोनट का जो लिक्विड एंडोस्पर्म है, जिसको कि हम कोकोनट का वाटर कहते हैं, वो असल में क्या है, वो उसका एंडोस्पर्म है। इसके अलावा कोकोनट का वाइट वाला जो पार्ट है जो अंदर प्रेजेंट है, वो भी क्या है उसका, वो भी उसका एंडोस्पर्म है। देखो इस पैराग्राफ में क्या दिया है, एंडोस्पर्म डेवलपमेंट प्रीसीड्स एम्ब्रियो डेवलपमेंट। तो पहले ही लाइन में इन्होंने क्वेश्चन दिया है, एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन एम्ब्रियो डेवलपमेंट से पहले क्यों होना चाहिए। प्रीसीड का मतलब होता है पहले होना। अब देखो एम्ब्रियो बनेगा उससे पहले एंडोस्पर्म का बनना इसीलिए ज़रूरी है क्योंकि जब पहले खाना बन जाएगा तभी तो ऑर्गेनिज्म उसे खाकर सर्वाइव करेगा। अगर ऑर्गेनिज्म पहले आ जाएगा यानी एम्ब्रियो पहले आ जाएगा तो वो खाएगा क्या, वो सर्वाइव किस पर करेगा। इसीलिए पहले एंडोस्पर्म का बनना जरूरी है। द प्राइमरी एंडोस्पर्म बॉल डिवाइड्स रिपीटेडली एंड फॉर्म्स अ ट्रिप्लॉइड एंडोस्पर्म टिश्यू। देखो ये तो था N यानी हैप्लॉइड, ये था 2N यानी कि डिप्लॉइड, N+2N कितना होता है, ट्रिप्लॉइड, है ना। तो अगर कोई हमसे पूछे कि प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस की प्लॉइडी क्या होता है तो हम कहेंगे 3N। बिल्कुल उसी तरह से जैसे एक मेल गैमीट और दूसरे फीमेल गैमीट दोनों हैप्लॉइड हैं NN, इनके फ्यूज़ करने से जो जाइगोट बनता है वो होता है 2N यानी कि डिप्लॉइड। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं आगे। सेल्स ऑफ दिस टिश्यू आर फिल्ड विद रिजर्व फूड मटेरियल्स। ठीक है, इसका मतलब डेवलप होते हुए एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन देने का काम कौन करता है, एंडोस्पर्म। ठीक है, एक बार फिर से रिवीजन करते हैं। फीमेल स्ट्रक्चर के अंदर जब तक मेगास्पोरोजेनेसिस नहीं हुआ वहाँ पर स्पोरोजेनस टिश्यू को न्यूट्रिशन देने का काम करता है न्यूसेलस। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस के केस में न्यूट्रिशन देने वाले टिश्यू का नाम है टेपिटम। और यहाँ पर जब फर्टिलाइजेशन हो गया, अब जब तक एम्ब्रियो मैच्योर नहीं होता तब तक न्यूट्रिशन देने का काम करेगा एंडोस्पर्म। और एक बार जब ये सारा फूड खत्म हो गया एंडोस्पर्म का, आगे जब तक सीड जर्मिनेट नहीं होता तब तक न्यूट्रिशन देने का काम कौन करता है, कोटिलिडन्स। ठीक है, तो हर एक स्टेट में प्लांट की न्यूट्रिशन देने वाले जो स्ट्रक्चर्स हैं उनका प्रेजेंट रहना जरूरी है, टेपिटम, न्यूसेलस, एंडोस्पर्म और कोटिलिडन्स। अब हम बढ़ते हैं आगे। ठीक है, इन द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ न्यूक्लियर डिविजन्स टू गिव राइज टू प्री न्यूक्लियाई, दिस स्टेज ऑफ एंडोस्पर्म डेवलपमेंट इज कॉल्ड प्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म, जो कि मैंने बता ही दिया। Subsequently, cell wall formation occurs and the endosperm becomes cellular. Number of pre-nuclei formed before cellularization varies greatly. Coconut water from tender coconut that you are familiar, nothing but pre-nuclear endosperm. White kernel is cellular endosperm. तो दो टाइप के एंडोस्पर्म हो गए, एक तो वो जिसमें कि सिर्फ न्यूक्लियस प्रेजेंट है, लिक्विड वाटर कोकोनट का, और इसके अलावा वाइट पार्ट जिसको हम खाते हैं उसमें सेल वॉल फॉर्मेशन हो गया है,
इसको हम कहते हैं सेलुलर एंडोस्पर्म। एंडोस्पर्म में बी कम्प्लीटली कंज्यूम बाय द डेवलपिंग एम्ब्रियो। अभी अभी मैंने कहा कि जब एम्ब्रियो डेवलप हो रहा होता है सीड फॉर्मेशन के दौरान, तब वो अपनी न्यूट्रिशनल नीड्स के लिए डिपेंडेंट होता है एंडोस्पर्म के ऊपर। ठीक है, इसका मतलब एंडोस्पर्म धीरे धीरे कंज्यूम होता रहता है जैसे जैसे एम्ब्रियो मैच्योर होता है। अगर वो पूरी तरह से कंज्यूम हो चुका है, तो एग्जाम्पल दिया है पी, ग्राउंडनट और बीन्स में, इसमें एंडोस्पर्म पूरी तरह से ख़त्म हो चुका होता है। और जबकि कुछ प्लांट के नाम दिए हैं जैसे कि कैस्टर और कोकोनट, तो उसमें ये एडल्ट सीड में भी प्रेजेंट होता है, यानी पूरी तरह से कंज्यूम नहीं हुआ है। स्प्लिट ओपन सम सीड्स ऑफ कैस्टर, पीज, beans, groundnut, fruit of coconut and look into the endosperm in each case. Find out whether the endosperm is persistent in cereals, wheat, rice and maize. ठीक है, देखो अब मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ। सपोज करो ये एक सीड है, ये डाइकॉट सीड है, और इस डाइकॉट सीड में 2 कॉटिलेडन्स हैं, और यहाँ पर जहाँ ये एम्ब्रियोनल एक्सिस प्रेजेंट होता है, यानी कि एम्ब्रियो, ये है कॉटिलेडन्स, है ना, ये दोनों कॉटिलेडन्स प्रेजेंट है। इसमें कॉटिलेडन प्रेजेंट है, इसका मतलब ये है कि इसका एंडोस्पर्म खत्म हो गया इस एम्ब्रियो के फॉर्मेशन के दौरान। अगर इस सीड में कॉटिलेडन रिड्यूस्ड होते, यानी कि इतने प्रमुखता से ना दिखते, तो इसका मतलब उसका एम्ब्रियो अभी भी प्रेजेंट है। जैसे कि कॉर्न, मकई का जो दाना होता है, उसमें इस तरह से अलग अलग कॉटिलेडन नहीं दिखते, इसका मतलब उसमें अभी कॉटिलेडन पूरी तरह से इसीलिए नहीं बने क्योंकि एंडोस्पर्म अभी भी चल रहा है, खत्म नहीं हुआ। ठीक है, और जबकि इस तरह के जो हैं, जैसे कि ग्राउंडनट का एग्जांपल इन्होंने दिया है, यानी कि पीनट का, तो उसमें कॉटिलेडन अलग अलग प्रेजेंट हैं क्योंकि एंडोस्पर्म पूरी तरह से खत्म हो चुका है। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है एम्ब्रियो, इसको हम करेंगे कल। थैंक यू।